और इनहिबिशन कम हो जाती है। क्या होगा, उनका मतलब एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से सीज़र्स होते हैं। अब एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा, जैसे ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, अब उसकी जो है एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाए, वो ज़्यादा रिलीज़ हो कोई भी मतलब कॉज़ की वजह से तो उसकी वजह से एक्साइटेशन ज़्यादा होगी, न्यूरोनल हाइपर एक्टिविटी होगी, ठीक है। अब फॉर सपोज़ गाबा रिलीज़ कम हो, या फिर गाबा के रिसेप्टर जो है वो डिफेक्ट हों, ड्यू टू जेनेटिक कॉज हो सकता है, तो इसकी वजह से इनहिबिशन कम होगी, लॉस ऑफ सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। इन रिज़ल्ट ब्रेन की जो है सिंक्रोनाइज एक्सेसिव जो है न्यूरोनल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाएगी। एपिलेप्सी में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब सीज़र जो है, ये तो हमने कॉज़ के हिसाब से देखे थे। अभी हम देखते हैं कुछ टाइप्स के हिसाब से। अब टाइप्स कौन से होते हैं, जैसे फोकल सीज़र हैं या जनरलाइज सीज़र हैं, ठीक है। आपको पता है जैसे ब्रेन की जो है 2 हेमिस्फेयर होती हैं, ठीक है। अब एक हेमिस्फेयर के किसी पॉइंट पे मतलब एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाए, उसकी वजह से फोकल सीज़र्स होते हैं, ठीक है। आपको होम्युनकुलस मैंने पढ़ाया था, जिस पॉइंट पे एक्सेसिव न्यूरोनल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी उस तरह के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। सेंसरी अगर पार्ट में होंगे तो सेंसरी सिम्टम आएंगे, मोटर पार्ट में तो मोटर सिम्टम्स आएंगे, ऑडिटरी अगर टेम्पोरल लोब में होंगे तो टेम्पोरल वाले सिम्टम्स आएंगे, या फिर ओसिपिटल रीजन में होंगे तो ओसिपिटल वाले सिम्टम आएंगे, ठीक है। फॉर सपोज़ फोकल सीज़र क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अगर एक्सेसिव न्यूरोनल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो तो उसकी वजह से फोकल सीज़र होते हैं। अब फोकल सीज़र के कुछ टाइप्स होते हैं, फोकल अवेयर सीज़र, फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीज़र, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी जनरलाइजेशन सीज़र, ठीक है। फोकल अवेयर सीज़र का पुराना नाम जो हम कहते थे सिंपल सीज़र, और दूसरा फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीज़र्स जो होते हैं उनका हम पुराना नाम जो देखते थे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीज़र, और सेकेंडरी जनरलाइजेशन का जो होता है टोनिक क्लोनिक ग्रैंड सीज़र्स हम कहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सीज़र्स जो होते हैं फोकल सीज़र। अब फोकल अवेयर सीज़र में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो होती हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में एक बॉडी के किसी पार्ट में सीज़र्स हो जाएं, ठीक है। जैसे हम मोटर सीज़र की बात करें कि अगर हाथ में अगर हाथ हमारा सिर्फ फड़फड़ाने लग जाए, उसमें जो है जर्क होने लगे, तो वो होते हैं फोकल सीज़र। अब फोकल सीज़र डिपेंड करता है वो बंदे की अवेयरनेस है या अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस होगी तो उसको कहते हैं फोकल अवेयर सीज़र या सिंपल सीज़र। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीज़र, या फिर फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस सीज़र, ठीक है। अब तीसरे टाइप्स के होते हैं सेकेंडरी जनरलाइजेशन। अब इनमें क्या होता है, सीज़र जो होते हैं शुरू सिर्फ किसी एक पॉइंट से होते हैं, फिर वो प्रोग्रेस करते जाते हैं। फॉर सपोज़ करें 2 हेमिस्फेयर होती हैं ना हमारे ब्रेन में, एक हेमिस्फेयर के किसी पॉइंट पे शुरू हों और बाद में आखिर लास्ट में जाकर वो पूरी हेमिस्फेयर में एक्सेसिव न्यूरोनल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो, तो वो पूरे मतलब एरिया में हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों अगर हेमिस्फेयर में होंगे तो सेकेंडरी जनरलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। मतलब शुरू एक पॉइंट से हों फिर मतलब पूरी बॉडी में हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं सेकेंडरी जनरलाइजेशन, ठीक है। ये होते हैं फोकल सीज़र। अब जनरलाइज सीज़र क्या होते हैं, टोनिक जैसे कुछ टाइप्स होते हैं जनरलाइज सीज़र के। जनरलाइज सीज़र्स का मतलब है दोनों हेमिस्फेयर में मतलब एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल न्यूरोनल एक्टिविटी हो, ठीक है। उनकी वजह से जनरलाइज सीज़र्स होते हैं। जनरलाइज सीज़र्स मतलब पूरी बॉडी में होने लगे, ठीक है। अब इनके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे टोनिक सीज़र्स, क्लोनिक सीज़र, टोनिक क्लोनिक सीज़र, मायोक्लोनिक, एटोनिक एंड एब्सेंट सीज़र, ठीक है। अब टोनिक क्या होता है, मतलब कि फॉर सपोज़ करें टोनिक में क्या होता है कि हमारी तो कुछ फ्लेक्सर्स मसल्स होती हैं, कुछ एक्सटेंसर्स मसल होती हैं। फॉर सपोज़ करें फ्लेक्सर और एक्सटेंसर एक ही पॉइंट पे मतलब स्टिमुलेट हों
तो क्या होगा, बिल्कुल मसल जो होती है स्टिफ हो जाएगी, ठीक है? वो स्टिफनेस की वजह से ये टोनिक सीज़र्स होते हैं, ठीक है? अब क्लोनिक सीज़र्स क्या होते हैं, अब फॉर सपोज़ करें फ्लेक्सर्स मसल की मतलब रिपीटेटिवली मतलब उसमें सिग्नल्स आएँ, तो उसकी वजह से रिपीटेडली क्विक जर्क्स होंगे, तो उसकी वो होते हैं क्लोनिक सीज़र्स। अब क्लोनिक सीज़र्स क्या होते हैं, नाम से ही ज़ाहिर है, टोनिक भी हों, क्लोनिक भी हों। अब पहले जो है टोनिक इंक्रीज़ होगा, फिर रिपीटेटिव जो जर्क होंगे, ठीक है? रिपीटेटिव जर्क से टोन इंक्रीज़, फिर रिपीटेटिव जर्क्स होंगे, तो उनको कहते हैं टोनिक क्लोनिक। अब मायोक्लोनिक सडन कोई जर्क हो, ठीक है? सडन कोई जर्क हो, तो उसको कहते हैं मायोक्लोनिक। अब मैं जो शुरू में कन्फ्यूज़ होता था क्लोनिक सीज़र्स एंड मायोक्लोनिक सीज़र्स, इनका डिफ़रेंस मैं आपको बता दूँ। अगर बार-बार होते रहें तो उनको कहते हैं क्लोनिक। अगर मायोक्लोनिक अगर मतलब एक ही बार हो, कोई सडन कोई जर्क आ जाए, तो उसको कहते हैं मायोक्लोनिक। एटोनिक दूसरा होता है। एटोनिक का मतलब है हमारी बॉडी का टोन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ठीक है? अब टोन ख़त्म हो जाएगा, बंदा बिल्कुल ही गिर जाएगा, ठीक है? वो होते हैं एटोनिक सीज़र। दूसरे होते हैं एब्सेंट सीज़र। अब एब्सेंट सीज़र में क्या होता है, बंदा बिल्कुल ही मतलब स्टक हो जाए। ये मोस्ट कॉमनली ये बच्चों में होते हैं। अब ये कंप्लेन क्या आती है, इस तरह से सिनेरियोज़ आते हैं कि बच्चा जो है स्कूल में वैसे तो पढ़ता रहता है, पर जो है अगर टीचर इसको कभी-कभी टीचर अगर इसको बुलाती है तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं देता, अपने आप स्टेयरिंग करता रहता है, ठीक है? ना कोई मूवमेंट होती है, ना कुछ भी नहीं होता, बस स्टेयर करता रहता है, ठीक है? मतलब ये 2 टू 3 मिनट्स के लिए हो सकता है, और इसमें पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन भी नहीं होती। ये होते हैं एब्सेंस सीज़र्स, ठीक है? ये होते हैं सीज़र्स। अब मैंने आपको बताया था एपिलेप्सी। अगर एपिलेप्सी जो कुछ 1-2 मिनट के लिए हों तो उसको कहते हैं एपिलेप्सी। फॉर सपोज़ करें ये खुद से रुक जानी चाहिए। अगर ये खुद से नहीं रुकती, ठीक है? तो ये हम अगर 5 मिनट से भी ज़्यादा ये मतलब इलेक्ट्रिकल एक्सेसिवली मतलब सीज़र्स रहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है? स्टेटस एपिलेप्टिकस इट इज़ डिफाइंड एज सीज़र्स लास्टिंग मोर देन 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट से ज़्यादा हों सीज़र्स तो उसको कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। अगर या फिर हम ये भी कह सकते हैं रिकरेंट सीज़र्स विदाउट रिगेनिंग कॉन्शियसनेस। अब अगर किसी बंदे में रिकरेंटली सीज़र्स होते रहें, मतलब एक बार सीज़र्स हुए, फिर 1 मिनट भी नहीं गुज़रा, बस 30 सेकंड गुज़रे हों, जब तक उसकी कॉन्शियसनेस रिकवर हो, उसको फिर से मतलब सीज़र्स होने शुरू हो गए, ठीक है? तो इसको भी स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। हम डायग्नोसिस ईईजी पे करते हैं पूरे मतलब सीज़र्स को या एपिलेप्सी को डायग्नोसिस ईईजी पे करते हैं। अब ईईजी में जो है एक्सेसिव एबनॉर्मल एक्टिविटी आती है, या फिर न्यूरो इमेजिंग में हम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ब्रेन का कोई जैसे इन्फेक्शन भी हमें पता चल जाता है इमेजिंग में, कोई ट्रॉमा की वजह से हो, कोई ट्यूमर की वजह से हो, तो ये भी मतलब न्यूरो इमेजिंग की वजह से हमें पता चलेगा। जैसे सीटी स्कैन और एमआरआई होते हैं। अब लेब टेस्ट कुछ हम देखते हैं, जैसे ब्लड ग्लूकोज़ अगर ये मेटाबॉलिक सीज़र्स हों तो ये आरबीएस कम होने की वजह से हो सकते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकते हैं। आरएफटीज़ और एलएफटीज़ जैसे रीनल इनकेफ या फिर हेपाटिक इनकेफ को रूल आउट करने के लिए हम करवाते हैं, ठीक है? ये होते हैं सीज़र्स। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, सीज़र्स क्या होते हैं? It is a transient episode of abnormal excessive synchronized electrical activity in brain neurons. This causes temporary disturbances of consciousness, behavior, sensation, movement and autonomic function. ठीक है? अब सीज़र एपिलेप्सी के से अलग होते हैं। सीज़र्स अगर एक टाइम हो तो उसको कहते हैं सीज़र्स, अगर मल्टीपल टाइम अनप्रोवोक्ड हो तो उनको कहते हैं एपिलेप्सी। अब सीज़र के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोवोक्ड सीज़र मैंने आपको बताया ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं, अल्कोहल की वजह से, फीवर की वजह से हो सकते हैं। फेब्राइल सीज़र के बारे में मैंने आपको बताया। अनप्रोवोक्ड सीज़र जैसे एपिलेप्टिक सीज़र्स हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। इडियोपैथिक कॉजेज़ हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल या मेटाबॉलिक कॉजेज़ हो सकते हैं, या फिर नॉन एपिलेप्टिक ये साइकेट्रिक
कैटरेक्ट पेशेंट में या फिर सिनकोपी की वजह से हो सकते हैं। ये कॉजेज़ के हिसाब से हो गई क्लासिफिकेशन। बाकी जो है टाइप्स जो होते हैं, फोकल सीज़र होते हैं, जनरलाइज़ सीज़र्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये स्टेटस एपिलेप्टिकस के बारे में बता दिया। डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं बुक से। अब बुक से क्या होता है, सीजर्स कैरेक्टराइज्ड बाय सिंक्रोनाइज्ड हाई फ्रीक्वेंसी न्यूरोनल एक्टिविटी। ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, रिलेटेड सेम ही है। सिंक्रोनाइज हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा एक्सेसिव न्यूरोनल फायरिंग हो, उसकी वजह से ये सीजर्स होते हैं। अब इनके जो होते हैं 3 फेजेस होते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया था। ओरा, एक्टल एंड पोस्ट एक्टल। अब ओरा क्या होता है, सिज़र हो किसी बंदे में क्या होता है, मतलब सिज़र होने से पहले उनको कुछ ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है, जैसे ओट स्मेल या ओट टेस्ट, या फिर मतलब उसे पता चल जाता है कि मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है, मुझे कुछ होने वाला है, ठीक है, वो ओरा होती है। ओरा के बाद एक्टल, मतलब जब जिस टाइम उसको सिज़र्स हों उसको कहते हैं एक्टल। अब सिज़र्स ख़त्म हो जाएँ उसके बाद जो पीरियड होता है पोस्ट एक्टल, जैसे हम कहते हैं पोस्ट एक्टल कन्फ्यूजन, ठीक है, पोस्ट एक्टल वीकनेस। तो ये पोस्ट एक्टल फेज़ होता है, ठीक है, रिकवरी फेज़ होता है, ठीक है। पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी बैक टू प्री सिज़र्स बेसलाइन अवेयरनेस। फोकल सीज़र मैंने आपको बताए। फोकल सीज़र क्या होते हैं, किसी ब्रेन के करीब किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर हों तो वो फोकल सीज़र होते हैं। फोकल अवेयर सीज़र होते हैं जिनको सिंपल पार्शियल कहते हैं। इनमें जो होती है कॉन्शियसनेस इंटेक्ट होती है, सेंसरी हो सकते हैं, मोटर हो सकते हैं, या फिर ऑटोनोमिक हो सकते हैं, साइकेट्रिक सिम्टम भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं फोकल इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, इनका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स पार्शियल। इनमें इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस होती है, ऑटोमेटिज्म होती है। अब एपिलेप्सी के बारे में लिखा हुआ है। एपिलेप्सी क्या होता है, रिकरेंटली अनप्रोवोक्ड अगर हों तो उनको कहते हैं एपिलेप्सी। फेब्राइल में जैसे फीवर होता है प्रोवोकेशन, वो एपिलेप्सी में नहीं आता। स्टेटस एपिलेप्टिकस अगर 5 मिनट से ज़्यादा हों तो उनको कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। या फिर रिकरेंटली विदाउट रिगेनिंग कॉन्शियसनेस, उनको भी मतलब कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। Continuous more than 5 minutes are recurring seizures without intellectual return to baseline consciousness that may result in brain injury। अब इनके जो होती हैं इससे जनरलाइज सीज़र में कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एब्सेंट सीज़र, मायोक्लोनिक, टोनिक क्लोनिक, टोनिक एटोनिक, मैंने आपको बताए थे ये सारी। अब एब्सेंट सीज़र में ब्लैंक बिल्कुल ही बंदा हो जाता है, ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में होती है। मायोक्लोनिक रिपीटेटिव जर्क्स, एक बार ही जर्क होते हैं, क्विक जर्क होता है, ठीक है। इसमें कॉन्शियसनेस नहीं जाती। टोनिक क्लोनिक में स्टिफनिंग और रिपीटेटिव स्टिफनिंग और जो होती है मूवमेंट होती है। टोनिक में स्टिफनिंग हो जाती है, एटोनिक में बिल्कुल ही टोन ख़त्म हो जाता है। अब ये कॉजेज़ के बारे में लिखा हुआ है। अब कॉजेज़ एज के हिसाब से बच्चों में जो 18 साल से छोटे होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली जेनेटिक कॉज हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर मेटाबॉलिक हो सकता है, ठीक है। आप याद रखिएगा ये तीनों, जेनेटिक, इन्फेक्शन और मेटाबॉलिक। अब एडल्ट्स में जो होता है, एडल्ट्स में जो 65 तक एज होती है उनमें ट्यूमर या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या फिर एडल्ट्स में जो 65 से ज़्यादा हैं उनमें स्ट्रोक या ट्यूमर की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये कुछ टाइप्स जो मैंने आपको सारे बताए थे वो लिखे हुए हैं। थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में।